हमने तो भारत में जो सिखाया गया है वो कण कण के अंदर हमने दिव्यता को देखा है। तो जो व्यापकता है, जो यूनिवर्सलिज्म है, वो लोकलिज्म में नजर आए। जिस दिन सत्य की खोज क्या है, जिस दिन पानी की बूंद को जल की बूंद ही कहेंगे असमिया में, नहीं, बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप, जिस दिन वाटर ड्रॉप को, पानी की बूंद को ये अनुभव महत्वपूर्ण है। मैं तो शब्द इस्तेमाल कर रहा था आभास, लेकिन जब उसे ये पता चल जाता है कि मैं ही सागर हूं, वो सत्य की खोज है, सत्य का पता चल गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां पे आपके साथ हूं, और क्योंकि लोक परंपराओं की बात है, और यहां पे जो मैं कहूंगा वो थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में। बहुत जमाने से अभी हमने किताबें रिलीज करी हैं, उस विषय का भी इससे संबंध है। नारी हमारे लिए अबला हो गई थी, कमजोर, शक्तिहीन। ये भारत का वो भूभाग है जिसमें भारत के जो प्राचीन मूल्य हैं, जिसमें मातृ शक्ति को ही शक्ति माना गया है, उसी को सरस्वती माना गया है, उसी को लक्ष्मी माना गया है, लोक परंपरा के ही रूप में सही, लेकिन आपने उस परंपरा को जिंदा रखा है। हमने तो बाकी हिस्सों में हमने उसे अबला बनाया। वास्तव में यही भारत की के जो प्राचीन मूल्य हैं, जो सभ्यता है, उसका संदेश ही ये है। पूजा सब जगह जारी रही, नारी के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति को सबने देखा, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे उसको अबला बना दिया। आसाम ने, और अगर इजाजत देंगे तो मैं कहूंगा कि दक्षिण में केरला ने व्यवहारिक तौर पे भी मातृ शक्ति को प्राथमिकता दी। सुंदरता, सुंदरता के अंदर ममत्व है, सुंदरता के अंदर आकर्षण है, सुंदरता के अंदर शक्ति है, बल है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उसे शक्ति की कल्पना को भी हटाया गया, खास तौर से शक्ति की कल्पना को हटाया गया, ममत्व बना रहा, सुंदरता में जो आकर्षण है वो बना रहा। लेकिन देश के कुछ भागों में, जिसमें आसाम शामिल है, उसमें व्यवहारिक तौर पर भी उसकी शक्ति के रूप में उसकी आराधना और पूजा होती रही। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने लिखा भी है और अपने एक भाषण में कहा भी
उन्होंने कहा कि अगर आप सभ्य मानव जीवन जीना चाहते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता है कि आप अपने अंदर करुणा का भाव पैदा करें। और उन्होंने कहा कि ये करुणा का भाव महिलाओं में नैसर्गिक नेचुरल तरीके से आता है। पुरुषों को इसकी आवश्यकता है कि वो कोशिश करके प्रयास करके ये भाव अपने अंदर पैदा करें। और शक्ति और करुणा का जो जब वो मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि वो सभ्यता की पराकाष्ठा। दो छोटी छोटी सी आपको मैं मिसालें देता हूं। ग्रेट कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत। माता कुंती जब पांडवों का राज स्थापित हो गया, बहुत सालों के बाद कौरवों के पिता क्या नाम हुआ, धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गंधारी और उनके साथ माता कुंती और भी लोग हैं, संजय भी हैं, उन्होंने वानप्रस्थ का फैसला किया। पांडव राजकुमारों ने बहुत समझाया, वो नहीं माने। उनको विदाई के लिए उनके साथ गए। कुछ दूर चलने के बाद माता कुंती ने उनसे कहा, पांचों बेटों से नहीं कहा, युधिष्ठिर से, लेकिन पांचों के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, निर्वत सुआ कुरु श्रेष्ठ भीम सिया दिभी सहा धर्मेते ध्यातम बुद्धि मन सते महदस्तुचा। मतलब हमारा फैसला, हमें तो अब वन जाना है, हम नहीं रुकने वाले। इस तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है लोक संग्रह की, शासन की जिम्मेदारी। इसलिए तुम अब भाइयों को लेके वापस जाओ और शासन तुम्हें कैसे चलाना है, मन सते महदस्तुचा। तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए, जिसके अंदर सबके लिए जगह होना चाहिए। मन और मस्तिष्क बड़ा होना चाहिए। ये शक्ति और करुणा का मिश्रण नजर आता है। अब इससे पहले महाभारत की ही लड़ाई में पांडवों के जीत जाने के बाद अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में उप पांडवों की हत्या कर दी और लोगों को भी मार दिया रोष में। और श्रीमद् भागवत में आता है कि जब निसंतान होकर द्रौपदी विलाप कर रही थी, अर्जुन सामने आए और कहा, द्रौपदी अब रोना बंद करो, मैं अभी जाता हूं, अश्वत्थामा का सर हथेली पे लेके आता हूं, तब तुम्हारे मन को संतुष्टि मिल जाएगी। और ये कह के अर्जुन जैसे ही पलटे, द्रौपदी ने जाते हुए अर्जुन को पकड़ लिया और कहा, मां रोदिद अस्से जन्नी गौतमी पति देवता यथा अहम मृत्वत्सा आर्ता रोदिम में शिरोमुखी मुहु। अर्जुन, ऐसा हरगिज मत करना। मैं नहीं चाहती हूं कि मां गौतमी को भी निसंतान होकर मेरी तरह रोना पड़े।
और जाते हुए अर्जुन को रोक दिया। आप इसकी कल्पना कर सकते? भारतीय सभ्यता का अगर कोई सबसे बड़ा संदेश है तो वो ये है कि जो तुम्हें खुद को नापसंद है, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरे, जो तुम्हें खुद को कष्टदायक है तुम्हारे लिए, वो कभी दूसरे के साथ मत करना। अब ये जिसे हम लोक परंपरा कह रहे हैं, ये वास्तव में उस सार्वभौमिक यूनिवर्सल, इंडियन सिविलाइजेशन हैज ए यूनिवर्सल विजन। भारतीय संस्कृति सार्वभौमिक उसकी दृष्टि है। We have never viewed a person in terms of the alienable and variable factors associated with the birth. कौन कहां पैदा हुआ है, उसकी खाल का रंग क्या है, वो क्या भाषा बोलता है, उसके क्या रस्मों रिवाज हैं, उसकी क्या पूजा पद्धति है। भारतीय संस्कृति ने कहा नहीं, ये आधार नहीं हो सकता। आधार क्या है? इनवेरिएबल एंड इनएलिएनेबल फैक्टर, वो चीज जिसको बदला ही नहीं जा सकता। कैसे? मानव समाज की मजबूरी है, उसे एकता चाहिए, चूंकि एकता संगठित करके ही वो शक्ति आती है जिसे आप अपने सामूहिक विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब एकता का आधार क्या हो? पूरी दुनिया पे नजर डालिए, पूरी दुनिया में एकता का आधार सभ्यताएं कैसे विकसित हुई? हमारा तुम्हारा रंग एक है, हमारी तुम्हारी पूजा पद्धति एक है, हमारे और तुम्हारे भाषा एक है। इस आधार पे हम एक बने, और एक बने उससे जो शक्ति आई, उससे सभ्यताएं विकसित हुई। भारत की प्राचीन सभ्यता है। यहां एकदम सही कहा है माननीय दत्तात्रेय जी ने कि ये सभ्यता भारतीय समाज ने जिनके पास राजनीतिक सत्ता रही है, या जिनके पास भौतिक शक्ति फिजिकल पावर, आर्मी, फौज, उसके नेता भारतीय समाज के आदर्श नहीं रहे। भारतीय समाज के आदर्श ऋषि और मुनि रहे। राजाओं में भी आदर्श वो बने हैं जिन्होंने मर्यादा की रक्षा की, जिन्होंने भारतीय सभ्यता को, भारतीय प्रज्ञा को एक नए आयाम के साथ परिभाषित किया है। और ये कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दुनिया में आप नजर डाल लीजिए, हाथों की ताकत से बनाई हुई यादगारें, बादशाहों की बनाई हुई यादगारें, भौतिक शक्ति से जो निर्मित होती हैं। दुनिया में पता नहीं कितनी बिल्डिंगें बड़ी शानदार बनाई गई और खत्म हो गई, लेकिन मानसिक ताकत से जो मॉन्यूमेंट बनाए गए, जो यादगारें छोड़ी गईं, वो हजारों हजार साल गुजर गए, वो कभी खत्म नहीं। रामायण और महाभारत खत्म नहीं होंगे। बिल्डिंगें तो खंडर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो अपने जमाने के बड़े शानदार महल थे, मंदिर भी थे, वो भी खंडर के रूप में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज मानस से पैदा होती है, वो अगर दिलों में घर कर जाए तो वो समय उसे खत्म नहीं कर पाता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक भाषण में ऐसी सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत सच्ची
आजादी, स्वतंत्रता तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक ये नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि भारत की बुनियाद मानस में है। India cannot attain true independence unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating Swaraj for itself. मानस की शक्ति से वो चीज पैदा होती है। और दूसरी जगह गुरुदेव ने कहा कि मुझे भारत से अगाध प्रेम है। ये प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं भूगोल की प्रतिमा बना के उसकी अर्चना करना चाहता हूं। ये प्रेम इसके लिए भी नहीं है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत भूमि में पैदा हूं। मैं इसका अनुवाद कर दूंगा, जो मजा आता है गुरुदेव के अपने शब्दों में। आई लव इंडिया not because I cultivate the idolatry of geography, not because I have had the good fortune to be born in her soil, but I love India। और बड़े मीनिंगफुल सेंटेंस है, बड़ा अर्थ योग। But I love India because India has through tumultuous ages, अभी किताबें रिलीज करी हैं, India has saved through tumultuous ages the illuminating words which came out of the enlightened consciousness of her children। भारत के बच्चों की चैतन्य आत्मा से जो शब्द निकले, उनको भारत ने विषमतम परिस्थितियों में सुरक्षित करके रखा। और ये कारण है जिसकी वजह से मैं भारत से मुझे गहरा प्यार। फिर वही बात, हर फाउंडेशन इज इन माइंड, नॉट इन फिजिकल थिंग्स। मानस में भारत की बुनियाद है। और ये गुरुदेव नहीं कह रहे अकेले, मुस्लिम परंपरा का अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करिए तो प्रॉफिट साहब जो कभी भारत नहीं आए, वो मदीने में बैठ के कहते हैं, अजीदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। I am feeling the cool breeze of knowledge coming from land of India। और उसका नतीजा क्या? अभी यूरोप में रिनेसा पूरी तरह टेक ऑफ नहीं किया था 11वीं सदी तक, लेकिन 10वीं और 11वीं सदी के अरब हिस्टोरियंस, इतिहासकार, किसी को भी उठा लीजिए, तबरी को उठा लीजिए, इब्ने कसीर, इब्ने असीर, इब्ने रुश्द, खल्दून, किसी को उठा लीजिए, हर किसी ने मिलती जुलती बात कही है। दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं, ईरान की सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती है, चीन की सभ्यता अपने कौशल के लिए और शासकों के प्रति आज्ञाकारिता के लिए, रोम की संस्कृति अपनी सुंदरता के लिए, तुर्कों की संस्कृति अपनी बहादुरी के लिए, और भारत की संस्कृति अकेली है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती। हर किसी ने लिखा है। कई साल पहले की बात है, मुझे एक बार, आपने नाम सुना होगा देवबंद, वहां बहुत बड़ा शिक्षण संस्था है इस्लामी, तो वहां नहीं लेकिन शहर में मुझे बुलाया किसी संस्था ने। लेकिन मैंने वहां देखा कि उस संस्था से ताल्लुक रखने वाले बड़ी संख्या में सभा में मौजूद थे, जो मुझे उस वक्त आश्चर्य हुआ, लेकिन थे। तो वहां मैंने इसी बात को कह के पूछा
कि क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि जिस ज्ञान की के झोंके, जिसकी कूल ब्रीज, जिसकी हवाएं, ठंडी हवाएं मदीने तक पहुंच रही थी, मैं उस ज्ञान को जानकारी, उस ज्ञान की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूं, ये मेरा कर्तव्य नहीं है क्या? असल बात यह है, हमारा सबका कर्तव्य है, मेरा नहीं। चूंकि ये जो अभी भी मैं 3 बार कह चुका हूं कि अभी हमने किताब रिलीज करी है, मैं चौथी बार कह रहा हूं किताब रिलीज करी। जो देश ज्ञान और प्रज्ञा का केंद्र हो, हमारे साथ जो इतिहास में सलूक हुआ, ये समझ में आने वाला है क्या? 500 घोड़े लेके चाहे जिधर निकल जाओ और कब्जा कर लो, ये कैसे संभव हुआ? मुझे ये प्रश्न बहुत परेशान करता था और इसका जवाब स्वामी विवेकानंद के यहां और स्वामी रंगनाथनंद के यहां खास तौर से बहुत विस्तार से मिलता है। उनका, हम भारत के लोग, हम सरस्वती के उपासक थे, लेकिन अपने पतन के काल में हम सरस्वती के खलनायक बन गए। जब हमने जब हमने ज्ञान के दरवाजे अपने ही लोगों पे बंद कर दिए और व्यवहारिक तौर पे हमारा समाज कमजोर हो गया, और जब हम कमजोर हो गए, हम वल्नरेबल हो गए। मुझे जो चीज यहां पे, चूंकि ये संस्था भी आरएसएस से जुड़ी हुई है, मैं गया नागपुर गया हुआ था, तो मैं आरएसएस हेडक्वार्टर भी गया, और जो चीज को मैं देखना चाहता था, मैंने फरमाइश करके देखी, वो एकल विद्यालय था। कि मैं आज कहता हूं आपको कि ये संस्था न सिर्फ भारत के पुनर्जागरण का, पुनर्निर्माण का कार्य कर रही है, बल्कि उन पापों का भी प्रायश्चित कर रही है जो हमसे हुए। आज एक लंबी चौड़ी तादाद है उनकी, जो बड़े शहरों के रहने वाले, सुख सुविधा वाले, उनको उनको ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नॉर्थ ईस्ट के सुदूर गांवों में जाके उनके बच्चों को पढ़ाओ और उनके घर पर रहकर उनका खाना खाओ, चाहे तुम्हें वो पसंद हो या ना हो। ये मामूली बात नहीं। वो जो हमसे हुआ, चूंकि भारत का तो जो ज्ञान की कल्पना है, तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और पूछा तप क्या है, व्हाट इज तप? ये उपनिषद का एक डायलॉग है कि तप क्या है? का तप है स्वाध्याय प्लस प्रवचन। पहले ज्ञान की प्राप्ति करो और उसके बाद उस ज्ञान को औरों के साथ साझा करो। सत्य की प्राप्ति होती है तो आदमी के अंदर भूख उठती है कि मैं इस ज्ञान को दूसरों के साथ इसका साझा करूं। और बहुत ही खूबसूरत जो श्लोक है, वो तो है जो एक भारत की सोच है, वो तो उसकी अभिव्यक्ति है, लेकिन उससे पहले जो दो वाक्य हैं वो मुझे बड़े कमाल के लगते हैं। कपिल मुनि को जब सत्य की अनुभूति हो गई, अब ऐसे ही लिखा हुआ है, लंबी तपस्या के बाद जब सत्य की अनुभूति हो गई, अब उनके अंदर एक भूख जागी कि मैं इसको किसके साथ साझा करूं। कोई नजर नहीं आया, सामने मां बैठी हुई थी। मां को आवाज दे के बुलाया और मां को सामने बिठा लिया। चूंकि भूख है, आपको भूख लगी है तो खाना खाएंगे, चाहे घर पे खाएं या बाहर जाके खाएं, उन्हें भूख है। कोई शिष्य नहीं मिला, तो जिसने जन्म दिया है उसी को सामने बुला के बिठा लिया। अथमाम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानम कीर्तालायम अर्चाए दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षुषा। भूख
ज्ञान का साझा करने की भूख, आप ये भूख पैदा कर रहे हैं। और वो क्या क्या अथवाम हर किसी को, ये बुनियादी जो मैंने पहले कहा, हमारा यूनिवर्सल विजन है। यूनिवर्सल विजन का मतलब क्या है? इंडिया फर्स्ट क्यों, भारत पहले क्यों? इसलिए कि जो सार्वभौमिक कल्पना है वो हमारी संस्कृति देती है। हमें तो महात्मा गांधी ने का बहुत बहुत प्रसिद्ध वाक्य है उनका कि कमजोर भारत, गुलाम भारत, ना अपने किसी काम का ना दूसरों के काम का। मैं भारत को आजाद चाहता हूं, मैं भारत को मजबूत चाहता हूं। क्यों चाहता हूं? क्योंकि हमारी संस्कृति वो है कि अगर मानवता के जीने के लिए और मानवता को बचाने के लिए हमें अगर कुर्बानी भी देनी पड़े, अपना जीवन भी निछावर करना पड़े, तो भारत जो संदेश भारतवासियों को देता है वो ये है कि मानवता के लिए अगर सर्वस्व निछावर करना कर पड़े तो वो भी कर दो। तो हम गुलाम होके ना अपने काम के हैं ना दूसरों के काम के हैं। लेकिन हम अगर मजबूत होंगे, हम इंडिया फर्स्ट अगर कहते हैं, आजादी हमें मिल चुकी 75 साल हो गए, लेकिन उससे अकेले इंडिया फर्स्ट नहीं होगा। भारत अपनी उस स्थिति में आए जहां भारत को फिर से विश्व गुरु के तौर पे देखा जाए, जहां भारत को सशक्त देखा जाए। तो भारत के सशक्त होने से दुनिया में किसी को भी कमजोर को डरने की जरूरत नहीं। क्यों? भारत उसमें विश्वास, भारत की सभ्यता उसमें विश्वास नहीं करती कि हम किसी दूसरे को दबा के रखें। हम तो अयम निच परोवेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंब का। और सिर्फ इतना नहीं, हमारा यूनिवर्सल विजन ये हमारा कोई पिछले 50 साल 100 साल 200 साल का नहीं है। ये सभ्यता निरंतरता के साथ 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी। हमारे ऋषियों ने तब कल्पना की थी कि समुद्र तक पृथ्वी पर एक शासन, अब वो एक शासन जरूरी नहीं है कि एक राजा, एक शासन का मतलब है कि जहां पूरी दुनिया में समन्वय होना चाहिए, पूरी दुनिया में आपस में रिश्ता होना चाहिए। हमने कहा है आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। हम मानते हैं कि ज्ञान और प्रज्ञा ये किसी एक की, इस पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत है। इस सोच के साथ भारत मजबूत होगा, इंडिया फर्स्ट होगा, तो दुनिया में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत दिलों को जीतने में विश्वास करता है, भारतीय सभ्यता दिलों को जीतने में विश्वास करती है। भारतीय सभ्यता हथियारों के इस्तेमाल में विश्वास नहीं करती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि हमारी सभ्यता हमें इतना जरूर कहती कि जो ये हमारे मूल्य हैं, जो आदर्श हैं हमारे अंदर, वो शक्ति तो होनी ही चाहिए कि अगर इन पे कोई हमला हो तो हम उसकी रक्षा कर सकें। अग्रता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। यानी आपके पास सॉफ्ट पावर, पहले तो ज्ञान की, नॉलेज की, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं मॉडर्न दुनिया में, वो होनी चाहिए। और लेकिन उस सॉफ्ट पावर की आप रक्षा कर सकें उसके लिए हार्ड पावर भी होना जरूरी है। काहे के लिए? हमला करने के लिए नहीं, अपनी जीवन शैली, अपने मूल्य, और वो मूल्य सार्वभौमिक हैं, उनकी रक्षा के लिए वो भी होना चाहिए। सबसे पहले इस्तेमाल होना चाहिए परसुएशन, दूसरे को समझाने का, ज्ञान के माध्यम से, जिसे कहते हैं लॉजिक, रीजन, पावर ऑफ रीजन।
लेकिन जब वो सारे हथियार फेल हो जाएं जो बुद्धि से निकलते हैं, तो फिर रीजन ऑफ पावर इस्तेमाल करने में भी नहीं हिचकना चाहिए। ये भी भारतीय सभ्यता का संदेश। और इसलिए इंडिया फर्स्ट किसी को सेकंड करने के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए ताकि हम अपनी जीवन शैली और हम अपने आदर्श और अपने मूल्यों की रक्षा कर सकें। उसके लिए हमें इंडिया फर्स्ट होने के लिए काम करना अत्यंत आवश्यक। हमारे देश की, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की ये निरंतरता जिसकी मैं बात कर रहा था, कैसे ये प्राचीन है संस्कृति। और वो डॉक्टर ब्रिजेंद्र नाथ सील थे, कलकत्ता शायद यूनिवर्सिटी में थे, बाद को मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए थे, और स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे। उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, उनका इंडिया इज एवर एजिंग नेवर ओल्ड। पुरातन है बट नित्य नूतन है। ये जो नित्य नूतन होने की जो क्षमता है, इसने हमें निरंतरता दी। हम कभी डरे नहीं हैं। हम, भारत ने तो हद कर दी कि जिन्होंने हमले करके कब्जा किया उनकी भी चीजों को हमने अपने तरीके में ढाल लिया। ये हम क्षमता एसिमिलेशन की भारत के अंदर है। तो मैं ये मानता हूं कि हम वास्तव में, बल्कि कहीं और मैं पढ़ रहा था, बड़े दो सुंदर शब्द प्रयोग किए गए। कहा कि भारत प्राचीन भी है, और भारत प्राचीनता भी है और मृत्यु अंजता भी, डायनामिज्म है। जो सनातन सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, लेकिन उसके साथ देश और काल के तकाजों के, उसकी जो मांग है उसके अनुसार आचरण करने की भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम जितना भी गर्व करें अपनी सभ्यता पे वो कम है। और ये सभ्यता निश्चित तौर पे मुझे इतना सा भी संदेह नहीं है कि जब भारत जो ट्यूमल्चुअस एजिस की बात करते हैं, विषमतम परिस्थितियों की बात करते हैं गुरुदेव, जब विषमतम परिस्थितियां थी तब भी सुदूर क्षेत्रों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इन मान्यताओं को, इन मूल्यों को, इन आदर्शों को बचा के रखा गया। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।